हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। आज हम स्टैंडर्ड मैथ्स का सीबीएसई का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, वो भी चुटकियों में। स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। यदि दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है ना तो लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बीच में बिल्कुल हम सीधा पूरा ध्यान क्वेश्चन करने में लगाएंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। ये आपका कुछ फॉर्मेट रहने वाला है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। इसका जो कोड है वो 041 है। ठीक है, टर्म सेकंड का आपको जो टाइम अलाउड होगा वो 2 आवर है, मैक्सिमम 40 मार्क्स का होगा। देयर विल बी 14 क्वेश्चंस, है ना, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे, तो सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। ठीक है, सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 12 मार्क्स आपको सेक्शन ए देने वाला है। ठीक है, ओके। इंटरनल चॉइसेस है वो भी 2 क्वेश्चन में सेक्शन ए में। ठीक है, सेक्शन बी में दोस्तों 4 क्वेश्चंस है और 3 मार्क्स का है, तो सेक्शन बी भी आपको 12 मार्क्स देने वाला है। ठीक है, ओके। इंटरनल चॉइसेस हैव बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन, तो सेक्शन बी में एक क्वेश्चन में मतलब इंटरनल चॉइस है। ठीक है, और दोस्तों सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन है और 4 मार्क्स के हैं, तो सेक्शन सी आपको 16 मार्क्स प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, एंड इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन। इसके 1 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। इट कंटेन्स 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, तो यानी 2 केस स्टडी क्वेश्चंस आने ही आने, चाहे स्टैंडर्ड का पेपर हो चाहे बेसिक का पेपर हो। ठीक है, वो भी 4-4 नंबर के। तो टोटल आपके नंबर कितने हो गए? टोटल आपके 40 मार्क्स हो गए। और 40 मार्क्स अगर हमारे चैनल के साथ आप जुड़े हैं तो आई एम श्योर कि आप काफ़ी हद तक 40 मार्क्स में भी अचीव कर लो। ठीक है, सो अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट कीजिए, किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत हो। सो लेट्स बिगिन गाइज। ठीक है, अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ 825 माइनस 815 फॉर AP 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारा ऊपर वाला इंटरनल चॉइस है, दोनों में से कोई एक करना है दोस्तों। ठीक है, तो मैं तो आपको दोनों सॉल्व करके दिखाऊंगा, पर आपने एग्जाम में कोई एक अटेम्प्ट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखना, इसका सॉल्यूशन जो हमें AP दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 12 और 15 दिया हुआ है, तो साफ दिख रहा है AP है। और गैप कितने का दोस्तों? 4 का नहीं 3 का गैप है, बिल्कुल ठीक। तो इसका A क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? 6, और D क्या है? D A2 - A1 होता है, यानी 9 - 6, तो कितना हो गया? 3 हो गया। कॉमन डिफरेंस 3 है। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करने को क्या बोला है? तो 825 माइनस A15 कैलकुलेट करने को बोला है। तो कई बच्चे पता है 825 अलग से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और A15 अलग से कैलकुलेट करते हैं और माइनस करते हैं। वैसे भी सही है आपका, पर मैं बहुत यार क्योंकि आप 10th क्लास में आ सकते हो तो आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। 825 क्या होता है? A + 24D माइनस A15 क्या होगा? A + 14D। ठीक है, सो बी स्मार्ट गाइज। ठीक है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -A - 14D। ओके, तो A से A कैंसिल हो गया। ठीक है, 24 से 14 गया तो 10D बचेगा दोस्तों, है ना, 10D बचा। और D कितना आया था? D आया था हमारा 3, जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो कई बच्चे A25 निकाल सकते हैं, A15 निकाल सकते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने क्या किया? A25 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, A14 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। ठीक है, तो यहाँ से 10D आ गया, D को 3 पुट किया, 30 अपना आंसर आ गया। दैट्स इट, इतना आसान मिल गया आपको 2 नंबर। ठीक है, अच्छा सेकंड, इसका दूसरा पार्ट क्या है, मतलब और में क्या दिया हुआ है इंटरनल चॉइस में? इफ 7 times the 7th term of the AP is equal to 5 times the 5th term। ठीक है, देखो अब और करके हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इफ 7 times the 7th term of the AP, अच्छा ठीक है, एक AP है, 7 times the 7th term of that AP is equal to 5 times the 5th term। ओके, is equal to 5 times the 5th term। ठीक है, then find the value of 12th टर्म। ठीक है दोस्तों, 12th टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो अपन को क्वेश्चन में तो ये दिया है, तो इसका हेल्प लेके देखते हैं। A7 क्या होता है? ये एक अलग AP है। ठीक है, तो A और D की वैल्यू ये नहीं ले सकते हो आप। ठीक है, A + 6D होता है। ओके, और A5 क्या होगा दोस्तों? A + 4D। ओके, 7 मल्टीप्लाई कीजिए अंदर,
तो 42D और ओके ये 5A प्लस 20D हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, सबको एक साइड ले आइए, यहाँ से 7 में से जब 5 इधर आएगा तो 2A माइनस होके बचेगा और यहाँ बचेगा 22D इज इक्वल टू वोट इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे होगे कि 2A प्लस 22D इज इक्वल टू 0 आया है ना। 2A प्लस 22D किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया। तो दोस्तों यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन निकाल लीजिए, हमें फ़ायदा होने वाला है। और A प्लस 11D इज इक्वल टू 0 आया। अच्छा मुझे निकालना क्या था, मुझे 12th टर्म निकालना था। मुझे क्या निकालना था, 12th टर्म, A12 निकालना था, है ना। A12 फाइंड आउट करना है। देखो ना क्वेश्चन में यही बोला गया है कि फाइंड वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म। ठीक है, तो 12th टर्म क्या होगा, A12 किसके इक्वल आएगा, A प्लस 11D। पता नहीं कम हो जाता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस 11D यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से 0 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, इसका आंसर 0 था और ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, लेट्स मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx ब्रैकेट में 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। तो ये नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है दोस्तों, ये नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है। और जो पिछला क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन हमारा ऊपर वाला, ये दोनों ही एपी से क्वेश्चन थे। ठीक है, ये एपी से क्वेश्चन थे और ये नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, mx ब्रैकेट 5x माइनस 6 किसके इक्वल दिया है, 0 के इक्वल दिया है। तो mx आपको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 5m का x स्क्वायर माइनस 6m x इज इक्वल टू वोट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं, m को वहाँ भेज सकते हैं, 0 हो सकता है, तो कहेंगे कि m 0 होगा, पर वहाँ मत भेजो, वहाँ अभी मत भेजो, इसमें आपका ही फायदा होने वाला है। मैं बताता हूँ इससे, अभी आपको पता लगेगा। ठीक है, अच्छा इक्वल रूट से इसके, तो आपको पता है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a की जगह 5m है दोस्तों और b की जगह माइनस 6m है और c की जगह कुछ नहीं यानी 0 है। इसके इक्वल रूट्स है 2 इक्वल रूट्स। तो दोस्तों इक्वल रूट्स की का कंडीशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो b माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36 हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 4, a क्या है, ये 5 है और c 0 है। ओ माई गॉड। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, 36m स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा 36। तो यहाँ से 36m स्क्वायर दोस्तों 0 के इक्वल आ गया, यानी यहाँ से 36 वहाँ जाके डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों m क्या आ गया, m 0 के इक्वल आ गया, यानी m की 2 वैल्यू आएगी और दोनों 0 के इक्वल होगी। क्लियर है इसे, m 0 एंड m इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखो, अगर यहाँ आपने m को वहाँ भेज दिया होता ना, तो m तो पहले ही गायब हो जाता, तो m को आप वहाँ नहीं भेज सकते हो। ठीक है, एक प्रॉपर तरीका सही, एक प्रॉपर वे नहीं है सॉल्व करने का, प्रॉपर वे ये है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, आपके क्या है, आंसर्स है दोस्तों। ठीक है, सो अच्छा थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P देखिए, टू टेंजेंट्स P एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल C 0, R। 0, R क्या दिखा रहा है, इट मीन्स O, R होना चाहिए, इसका सेंटर O पे और रेडियस R है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो देखो P से 2 टेंजेंट खींचा गया, एक तो PA खींचा गया और एक PB खींचा गया दोस्तों। ठीक है, और इसका रेडियस R दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। और OP देखो, OP कितना दिया हुआ है, OP 2R दिया हुआ है, सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, OP इज इक्वल टू 2R, बहुत बढ़िया। देन फाइंड द एंगल APB। ओके, APB, तो दोस्तों हमें बड़ा वाला एंगल APB कैलकुलेट करना है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज APB। अच्छा, APB किस टाइप का ट्रायंगल है, हमें उस पर भी कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो अपन को ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो अच्छा गेस करो कैसे कर सकते हैं, ट्राई इट नाउ। चलो आप पॉज करके ट्राई करना, फिर मैं इसका सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन तो लिखे दिया था ऊपर, OP इज इक्वल टू 2R दिया है और अपन को APB निकालना है ना, अपन को APB निकालना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल
दोस्तों इक्वल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल ठीक, ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा, ठीक है। पर फिर भी आप ये वाला एंगल कैसे निकालोगे? आपको तो पता ही नहीं, तो ये वाला अप्रोच आप नहीं लगाओगे, ठीक है। तो यार देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है उस पर भी आपने ध्यान देना है, ठीक है। अभी देखना, मैं दोबारा आपको बताता हूं। कई बच्चे सोच सकते हैं कि ये वाला टेंजेंट इस टेंजेंट के इक्वल है, कोई मना नहीं कर रहा है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, पर एंगल कैसे निकालोगे? बात तो ये भी है ना दोस्तों, ये एंगल आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सवाल ये भी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एंगल मुझे APB निकालना है तो क्या ये 90 का एंगल बन रहा है दोस्तों? क्या ये 90 का एंगल बन रहा है? एंगल है ना, ये 90 का एंगल है। बिकॉज यहाँ आप देखोगे जो OA रेडियस है वो परपेंडिकुलर होगा PA के। PA के परपेंडिकुलर क्यों होगा दोस्तों? PA के परपेंडिकुलर इसलिए होगा क्योंकि रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। ये आप थ्योरम 10.1 यूज कर रहे हो, ठीक है। ओके, तो बस आपने इतना लिख दिया, तो यहाँ पे बस आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो, क्योंकि ये AOR दिया हुआ है और PO 2R दिया हुआ है, ठीक है। तो मेन देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल को बनाऊं तो ये आपका A है, ये O है, और यहाँ से आ रहा है P, ये P है, तो ये हाइपोटेन्यूज है। तो मेन आपको पता है क्या दिया हुआ है? हाइपोटेन्यूज दिया है और आपको परपेंडिकुलर दिया है, ठीक है आपको। ओके तो दोस्तों एंगल P का आधा है, हाफ ऑफ एंगल P, तो ये P/2 लिख देता हूँ मैं। तो इस चीज़ से समझो, अगर ये 90 है तो क्या पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पाइथागोरस कह रहा हूँ, क्या आप ट्रिग्नोमेट्रिक लगा सकते हो? बिल्कुल ठीक। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक देखो साइन ऑफ एंगल APO की बात करता हूँ, मैंने हाफ एंगल लिया क्योंकि ट्रायंगल में हाफ एंगल आ रहा है APO। ओके, साइन ऑफ एंगल दिस तो किसके इक्वल होता है? P/H के इक्वल होता है दोस्तों। तो P इसका देखो क्या है? PR है, और H कितना है दोस्तों? H 2R है। तो R से R कैंसिल होके 1/2 आ गया, ठीक है। तो एंगल APO 30 डिग्री आ गया, ठीक है। पर मुझे एंगल APB पे कमेंट करना है, APB। तो आप देख सकते हो जो एंगल APB है वो 2 टाइम्स एंगल APO है। ध्यान दो ना, जो एंगल APB है तो APB बड़ा वाला एंगल है, और APO का डबल होगा ही नहीं होगा। अगर मान लो आप ट्रायंगल बनाओ तो ये भी R हो जाएगा, ये भी 2R है, ठीक है। तो सेम ये वाला एंगल भी 30 आएगा, ये वाला एंगल भी 30 आएगा। तो दोबारा निकालने के बजाय आप डायरेक्ट ये कर सकते हो। तो यहाँ 30 × 2 कितना हो गया दोस्तों? 60 डिग्री हमारा आंसर है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। ओके, ये क्या हो गया? ओके, ओहो सॉरी। ओके दोस्तों, तो एक क्वेश्चन नंबर 4, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का दिया हुआ है, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स हाइट। तो ये 2 मार्क्स का नकली क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हलवे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो कर्व सरफेस एरिया, अच्छा पहले रेडियस क्या दिया हुआ है दोस्तों? रेडियस दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर, और मुझे हाइट निकालना है ना, हाइट निकालना है। तो मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है दोस्तों? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर कोन दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा सो यानी बच्चों का ध्यान है, देखो इधर राइट सर्कुलर कोन बोला हुआ है, ना कि सिलेंडर बोला है, ठीक है। यहाँ देखो द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, राइट सर्कुलर कोन या सिंपल कोन लिख दो। तो क्या होता है दोस्तों? अच्छा ये कितना दिया हुआ है पहले ये लिखो, 12,320, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? πRL होता है, ठीक है। अच्छा ये 12320 आ गया। तो पाई को आप 22/7 लो, क्योंकि जब तक ना बोला जाए तब तक आपने 22/7 ही लेना है, ठीक है। R अपन को 56 दिया था, ठीक है। और अगर L निकाल लेंगे तो H भी आ जाएगा। ओके 12320, ओके 7 से कैंसिलेशन हो रहे हैं, 7 8 56 होता है ना दोस्तों। अच्छा
यहाँ देखो, यहाँ पे 1 2 3 2 0 ऑलरेडी है और 22 यहाँ के डिवाइड होगा, 8 भी यहाँ के क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ देखिए क्या 11 से कैंसिलेशन हो रहा है, तो मेरे हिसाब से हो रहा है, तो 11 से कैंसिल करो तो ये 1 आएगा, तो ये दोबारा 1 आएगा, तो ओके 8 2 0 बिल्कुल, और एक 2 पे कैंसिल हो गया, 2 पे दोबारा कैंसिल करो, तो 2 पे जब आप कैंसिल करेंगे तो 5 6 0 बिल्कुल ठीक, 5 से 6 0 आएगा। अब आप 8 पे कैंसिल कीजिए दोस्तों, जब आप 8 पे कैंसिल करेंगे तो ये 70 आ गया है ना, 8 7 जा 56 होता है, बिल्कुल ठीक। तो L आ गया 70 सेंटीमीटर। पर दोस्तों अपने को L नहीं निकालना था, अरे बाबा, अपने को क्या निकालना था, अपने को निकालना है H, क्या निकालना है, H निकालना है, ठीक है। तो अच्छा आपको पता है एक कोण में, ये तो यार बच्चे को पता होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है, ठीक है। तो ये रेडियस होता है, ठीक है, और ये हाइट होता है दोस्तों, और ये L होता है, और यहाँ 90 डिग्री बनता है। तो आपको पता है यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है दोस्तों। तो क्योंकि मुझे H स्क्वायर निकालना है तो वहाँ से क्या हो जाएगा, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो L कितना है, L 70 है, तो 70 का स्क्वायर, और R कितना है 56, ओके। तो 70 का स्क्वायर तो बहुत आसान है, 70 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 होता है, और एक जीरो है तो 2 जीरो लगा दो। पर 56 का अपन कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 56 का अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 6 इज 36 होता है, ठीक है, 3 गया, ओके 33 आ जाएगा, बहुत बढ़िया, ओके 6 बजे 30 3 25 28, तो ये आ जाएगा 6 3 1 3, तो 3136 आ रहा है गाइस, 3136 आ रहा है, ओके 3136 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 भी है। तो 3136 से जब आप इसे माइनस करेंगे तो आप माइनस कर लीजिए, है ना, तो 4900 को जब आप 3136 से माइनस करेंगे तो देखो चिल आउट करके करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 9 आएगा, तो यहाँ से 6 आ गया, और 8 में से 7, बहुत बढ़िया, तो 1764 आ रहा है दोस्तों, ठीक है। और स्क्वायर वहाँ जाके क्या हो जाएगा, रूट, तो ये सिर्फ प्लस से लेके जाएगा, बोलो क्यों, क्योंकि हाइट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, ओके। तो 1764 किसका रूट होगा, क्या 18 का रूट होगा, मुझे नहीं पता, 18 का रूट होगा, देख लेते हैं, मतलब 18 8 64 6 गया 144 नहीं 18 तो बहुत ज़्यादा कम हो गया, 20 का स्क्वायर 400 होता है, ओहो आई एम सो सॉरी गाइज, आई एम सो सॉरी, ये लगभग 2000 के आसपास है, ठीक है, ये लगभग 2000 के आसपास है, तो ये 40 का स्क्वायर 1600 आएगा, तो ये 44 का स्क्वायर तो नहीं है, बिल्कुल ठीक, ये 44 का ही स्क्वायर लग रहा है मुझे, तो आप 44 को 44 से मल्टीप्लाई, यार देखो आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी बना सकते हो, देखो ठीक है, क्योंकि आप भी यार बच्चे हो, आप रट के तो जाते नहीं हो, पहली बात तो ये, ठीक है, तो उसी माइंड से मैं करना पसंद करता हूँ, अपने बच्चों को करवाना पसंद करता हूँ। तो क्योंकि मुझे पता है यार 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600 के आसपास होता है, तो और ये 1700 के पास है, और लास्ट में 4 आ रहा है, तो 44 से करके देखते हैं, 44 × 44, तो ये आ जाएगा 176, और ये 176, तो ये 6 ओके 6 16 17 ओके 12 13, एक वहाँ गया, ये 42 का लग रहा है, 2 मिनट, इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 आएगा, और ओके 13 आएगा, 8 9 1 9, ये तो ज़्यादा आ रहा है, तो लेट ट्राई फॉर 42, है ना, 42 से ट्राई करते हैं, 42 से 2 2 ये 84 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ओके 8 ओके 16, तो आ जाएगा 4 16, बिल्कुल ये 42 का है, 1764 आ गया दोस्तों, ये 42 का है, तो H कितना आ गया 42 मीटर आ गया, सेंटीमीटर में दिया था, ये आपका क्या था, आंसर था, क्लियर है इसे, या तो देखो ये आपका आंसर है। तो कई बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, कई बच्चे कर सकते हैं कि 1764 का प्राइम फैक्टराइजेशन बना लो, 2 से करो, है ना, तो 8 8 2 आएगा, फिर 2 से करो 4 4 1 आएगा, तो ये भी आसान है, और ये 4 4 1 तो 21 का होता है, तो 21 21, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों मेथड में, पेयर जिनका बन गया वो बाहर निकालो, 21 × 2 कितना हो गया दोस्तों 42। तो देखो मैं ऐसे पहले भी कर सकता था, पर मैं
कई बच्चे ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो दोनों आंसर सही है, दोनों तरीके सही है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या आया, 42 आया। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव ऑन करते हैं। Mrs. Garg recorded the mark obtained by her student in the following table. Okay, जो मिसेस गर्ग है, ठीक है, अपने स्टूडेंट द्वारा जो उन्होंने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो टेबल में लिस्ट कर दिया उन्होंने। She calculated the model marks of the students of the class as 45. Okay, मॉडल मार्क्स कितना है दोस्तों, 45, यानी हमें मोड दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें मोड दिया हुआ है। क्लियर है? ओके, while printing the data a blank was left. ठीक है, find the missing frequency in the table given below. ओके, तो सॉल्यूशन देखिए इसका दोस्तों, एक ब्लैंक मतलब लेफ्ट हो गया था। देखो जैसे 40 to 60 का जो इंटरवल है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ये नहीं दिया था, अपन को ये निकालनी है जो ब्लैंक दिया हुआ है। तो इसे लेट कर लूँगा x है, यानी x की है ना, लेट ब्लैंक जो अब क्वांटिटी है वो x मान लिया मैंने, है ना बेटा, क्या मान लिया, x। तो अपन को x निकालना है, बहुत बढ़िया, अपन को x निकालना है। और मोड कितना दिया हुआ है, हमें जो मोड दिया हुआ है वो मोड 45 दिया हुआ है। तो अब देखो 45 किस इंटरवल में लाई करता है, 45 पांचों में से किस इंटरवल में लाई करता है, तो 40 to 60 के बीच लाई कर रहा है। अगर ये 40 to 60 के बीच लाई कर रहा है तो मॉडल क्लास क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया 40 to 60, ये आपका मॉडल क्लास हो गया दोस्तों। पता है ना मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं, मॉडल क्लास के अंदर से ही मोड होता है। अगर मोड 45 दिया है इट मींस मॉडल क्लास 40 to 60 होना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप मोड का फॉर्मूला लिखो। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखा है, रट्टा नहीं मारना है पहले। ठीक है, फॉर्मूला क्या था दोस्तों, L प्लस F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो यहाँ पे बस चीजें लिख लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे चीजें लिख लो, पहले L यानी निकालना है। L क्या था, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट 40 दिया हुआ है। ठीक है, ओके, और क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, अच्छा F1 पता ना क्या होता है, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो ये जो F1 आ गया, ये क्या आ गया हमारा F1। ठीक है, F1 क्या होता है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है। F0 क्या होता है, F1 से पहले F0, यानी F0 10 आ गया, और F2 का F1 का बाद वाला F2 होता है, तो F2 6 आ गया। ठीक है, तो F0 10 है और F2 हमारा 6 है। क्लियर है इसे? और क्या दिया हुआ, हाइट देखो, गैप कितने का है, 20 का है, तो H भी दे दिया, H कितना दिया हुआ है, 20। दैट्स इट, सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। ठीक है, तो मोड का फॉर्मूला लिखो, L प्लस है ना F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और दोस्तों ये मोड किसके इक्वल दिया है, ये जो मोड दिया हुआ है वो हमें 45 दिया हुआ है, तो इसे इक्वेट करना पड़ेगा 45। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ओके, तो यहाँ वैल्यूज पुट कीजिए, यहाँ 40 आएगा प्लस, और F1 कितना दिया हुआ है X, F0 10 है। ठीक है, 2F1 आता है, यानी 2 टाइम्स X1 आ जाएगा, और F0 10 है, और F2 क्या है दोस्तों 6 है, और इंटू H, और H तो 20 था। ठीक है, 45। तो दोस्तों पहले प्लस वाला वहाँ जाके माइनस होगा, 40 वहाँ 45 से माइनस होगा, तो पहले चलो ये लिख लेते हैं, ये 2x और माइनस माइनस प्लस माइनस 16 हो जाएगा, और दोस्तों इंटू 20 है। तो जब 40 वहाँ जाके माइनस होगा, है ना, जब 40 उसके 45 से जाके माइनस होगा तो ये 5 हो जाएगा, और 5 से कैंसिलेशन कर दो इसको, जब 5 से कैंसिलेशन करेंगे तो ये 4 पे गया, है ना। अच्छा, तो यहाँ बचा 4x माइनस 10, और जो नीचे है दोस्तों और 2x माइनस 16 को वहाँ भेजो। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब 4 को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आ गया 4x माइनस 40 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 2x माइनस 16। ठीक है, तो यहाँ x आके 4x माइनस 2x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 40 माइनस 16, तो क्या है 24 हो जाएगा, और x क्या आ गया 12, आपका x आ गया 12 एज अ आंसर। ठीक है, एज अ आंसर आपका क्या आ गया 12 आ गया। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, इससे आसान क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में भी इंटरनल चॉइस दिया हुआ है हम लोगों को। ठीक है, इफ रितु वर यंगर बाय 5 years। अच्छा, यंगर का मतलब पता है दोस्तों, जवान या पहले की बात हो रही है, अगर ओल्डर होता तो बाद की बात हो रही होती। क्लियर है इस चीज?
है ना। तो यहाँ देखो इफ रितु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, यानी जो अभी है अगर उससे 5 साल पहले की बात करें, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन द 5 times हर प्रेजेंट एज। तो उस टाइम पे अगर मैं उसके एज का स्क्वायर करता तो अभी जो प्रेजेंट एज का अगर मैं 5 times करूं और 11 ऐड कर दूं दोस्तों, अगर उसमें क्या ऐड कर दूं 11 ऐड कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएगा। व्हाट इज हर प्रेजेंट एज। तो चिल आउट करो, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहले तो प्रेजेंट एज आप लेट कर लो यार, देखो लेट प्रेजेंट एज बी, है ना, प्रेजेंट सॉरी एज आएगा एज ही एज बी एक्स, ठीक है दोस्तों। लेट प्रेजेंट एज बी व्हाट एक्स, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है बस अपन को वो करना है। देखो रितु वर यंगर बाय 5 years, तो बेटा यंगर है तो यंगर यानी 5 year यानी 5 साल पहले की बात हो रही है, तो माइनस होगा प्रेजेंट एज से, ठीक है। देन व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, यानी इसके एज का स्क्वायर देखो वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 times हर प्रेजेंट एज। तो 5 times करो प्रेजेंट एज का और उसका 11 मोर कर दो, तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है, ये भी 2 नंबर का है, हलवा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab 5x प्लस 11, ओके। अच्छा ए का स्क्वायर होगा ना तो एक्स स्क्वायर होगा, बहुत बढ़िया, ओके। तो एक्स स्क्वायर, ओके, -10 -5, यहाँ के -5 हो जाएगा तो -15x, ठीक है दोस्तों। -11 जब यहाँ पे आएगा तो क्या ये 14 हो जाएगा, प्लस 14 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0। तो क्या अब हम इसे फैक्टराइज कर पाएंगे, बिल्कुल ठीक कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे 2 नंबर सोचो जिनको प्लस या माइनस करके 15 आए, मल्टीप्लाई करके 14 आए, तो अब ऐसे 14 and 1 है ना दोस्तों। एक्स स्क्वायर तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, -14x माइनस 1x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। देखो ना -14 इंटू -1, -14 इंटू -1 कितना हुआ दोस्तों, 14 हुआ, और -14 -1 -15 हो गया, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से कॉमन है x, तो आपने x -14 निकाला। यहाँ से वैसे तो आपको कुछ कॉमन नहीं लग रहा होगा, पर -1 आपको कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि इसे सेम बनाना है। जब आप माइनस कॉमन लेते हो तो माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस हो जाता है, ठीक है, -14। तो अगेन ये दोनों दोबारा कॉमन है, तो x -14 आ गया और x -11 1 आ गया इक्वल टू 0। तो एक बार ये 0 होगा, ये वाला फैक्टर है ना दोस्तों, और दूसरी बारी हो सकता है कि x -1 0 है, तो यहाँ से x इक्वल टू 14 आ गया और यहाँ से x इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब यार दोनों मतलब प्रेजेंट एज तो 2 तो नहीं हो सकता ना, तो आप किसे लेंगे किसे नेग्लेक्ट करेंगे, तो ये नॉट पॉसिबल होगा। पहला वाला x इक्वल टू 1 नॉट पॉसिबल है, बिकॉज ध्यान दो ना, और ये पॉसिबल है, x इक्वल टू 14 पॉसिबल। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एज देखो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप x को 1 ले लोगे, अगर आप x को 1 ले लोगे तो x -5 वो तो -4 हो जाएगा जो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप x इक्वल टू 1 को क्या कर देंगे दोस्तों, x इक्वल टू 1 को आप कर देंगे नेग्लेक्ट। क्लियर है, इसे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो x इक्वल टू 14 इसका क्या है, प्रेजेंट एज है, यानी 14 साल की ऋतु है अभी, ठीक है, बहुत बढ़िया। 14 ईयर्स आ गया आपका आंसर, बहुत बढ़िया। तो कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि दूसरा पार्ट करने के लिए, ठीक है भाई, हम वो भी सॉल्व करवा देते हैं, पर आपको एक ही पार्ट अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मैं एज अ टीचर मैं दोनों पार्ट सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा ऊपर वाला करे या कोई बच्चा नीचे वाला करे, पर दोनों नहीं करना अपने को, ठीक है। जो आपको अच्छे से आता हो आप उसे अटेम्प्ट कीजिए पढ़ने के बाद, ठीक है। तो और वाले पार्ट में मूव ऑन करते हैं दोस्तों, और वाले पार्ट में, ठीक है। सॉल्व किसे करना है, सॉल्व करना है 9x स्क्वायर माइनस 6px, ओके, प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर टू व्हाट इज इक्वल टू 0। ये अपन को दोस्तों इक्वेशन दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सॉल्व करना है तो साथ दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कभी भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर कर लिया करो। तो a की वैल्यू यहाँ से 9 आ गई, b की वैल्यू -6p है ना, और c क्या आया, c पूरा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर आया, ठीक है दोस्तों। अच्छा
तो यहाँ इसलिए क्योंकि मैं यहाँ फैक्टराइजेशन मतलब मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करने वाला नहीं, क्योंकि जो बहुत टाइम लगेगा और बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि आप बीच में अटक जाओ, तो इससे अच्छा आप डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर लो, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लो, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था दोस्तों, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट डी बाय, जिसे डी कह दो डी बाय 2a, है ना। तो पहले डी निकाल लो, बाद में पुट करेंगे ना, पहले डी निकालो। डी क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो अच्छा, तो b क्या है, b है माइनस 6p, तो ये 36p स्क्वायर हो जाएगा जब स्क्वायर करेंगे माइनस 4, ये 9 है, और c क्या है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो ये 36p स्क्वायर माइनस, ओके यहाँ देखो 8 9 4 36 और माइनस 36 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 36p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 36q स्क्वायर। तो दोस्तों ये तो कैंसिल ही हो रहा है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो रहा है, तो d किसके इक्वल आ गया, ओके d हमारा आ गया 36q स्क्वायर के इक्वल आ गया, ठीक है दोस्तों। बस फिर तो रूट d किसके इक्वल आ जाएगा, ओके चलो x इक्वल टू नाउ आप पुट कर देते हैं माइनस b। अच्छा माइनस 4 में का है और माइनस b है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6p प्लस माइनस रूट d यानी 36q स्क्वायर, है ना, बाय 2a, और a क्या है दोस्तों, a 9 है, बहुत बढ़िया। अच्छा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6p प्लस माइनस, हाँ रूट 36 6 होता है और q का स्क्वायर q हो जाएगा, है ना। और यहाँ 2 9 जा कितना हो जाएगा 18। तो दोस्तों 6 कॉमन लेके काट डालो, 6 से 3 पे कटेगा, तो ये क्या आ गया p x इक्वल टू p प्लस माइनस q बाय 3, यानी इसके दो आंसर हैं, या तो x इक्वल टू p प्लस q बाय 3 आए, है ना दोस्तों, या x इक्वल टू p माइनस q बाय 3 है, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए आंसर, और मिल गए शायद 2 नंबर का था, ठीक है 2 नंबर का था। ओके क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है जो आपका 3 मार्क्स का होता है, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच 250, है ना, इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, ठीक है। फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जम्प्ड बाय द स्टूडेंट, ओके इंटरप्रेट द मीडियन, बहुत बढ़िया, ओके ठीक। तो दोस्तों अपन को मीडियन निकालना है ना, अपन को 2 मिनट, ओके तो ये वाला मीन का क्वेश्चन था और ये वाला मीडियन का क्वेश्चन है, ठीक। अपन को यहाँ मीडियन निकालना है, तो मीडियन, अच्छा मीडियन का पहले फॉर्मूला निकालो। पहले टोटल कितने बच्चे अपने पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 250 है, पहले मीडियन का फॉर्मूला लिखो, सबसे आसान। जब आप मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे वो किसके इक्वल होता है, ये होता है L प्लस n/2 माइनस CF, है ना, माइनस CF बाय F इंटू H। तो वैल्यूज आपको लिखना है, तो उससे पहले आपको CF बनाना होगा, इससे पहले आपको क्या बनाना होगा, CF बनाना होगा। तो CF चलो मैं ऊपर क्वेश्चन में बना देता हूँ, क्या दिक्कत है, मुझे अलग से वो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा ये डिस्टेंस इन मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों, ये डिस्टेंस इन मीटर इंटरवल दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी ये क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है Fi, है ना। CF देखो, CF मैं यही बना रहा हूँ, मुझे पहले से टेबल बना के लाना चाहिए था, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, पर कोई बात नहीं यार, यहाँ देखो। तो दोस्तों CF पता नहीं कैसे निकलते हैं, चलो लेस देन, अगर ये 40 होगा, 40 में 80 ऐड करो, इनको ऐड करते जाते हैं 120 में दोस्तों 62 ऐड करो 182। आई होप CF निकालने आता है सबको, है ना। तो ये आ जाएगा आई थिंक 220, एम आई राइट, तो बिल्कुल ठीक, तो 0 बिल्कुल 220, और 220 में 30 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 250। तो ये टोटल देखो 250 मैच कर रहा है, तो आपने बिल्कुल ठीक किया है, CF बिल्कुल ठीक निकाला है, ठीक है दोस्तों। अच्छा तो n आपका क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन में ये टेबल बनाएंगे और CF बना लेंगे, ठीक है ओके। तो n आपका 250 दिया हुआ है, तो n/2 क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो इसे, है ना, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है। तो 125 CF में कहाँ है, तो 125 CF में कहीं नहीं है, तो 125 से जस्ट बड़ा क्या है 182, तो ये क्या हो गया हमारा मीडियन क्लास हो गया, है ना, ये क्या हो गया मीडियन। आई होप आप लोगों को मीडियन क्लास फाइंड आउट करने आता है, तो यहाँ से आप लिख लीजिए मीडियन क्लास कौन सा है, हमारा मीडियन क्लास है ओके
2 to 3। तो अच्छा, मीडियन का फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, फॉर्मूला लिखने से होता है कि आपको पता लग जाता है, आप कंफ्यूज नहीं होते हो एग्जाम में। n/2 माइनस CF/F इंटू एच। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सिंपल L क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से L2 आ गया, बहुत बढ़िया। और H कितना है, ध्यान दो, H गैप कितने का है ना, क्लास इंटरवल में गैप तो 1 1 का है, तो H1 आ गया। ना व्हाट इज CF? CF क्या होता है दोस्तों, CF होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग दी मीडियन क्लास। तो CF आपका 182 नहीं बल्कि 120 CF होगा, ठीक है। मीडियन क्लास से पहले का जो CF होता है उसे आपको CF लेते हो, पर F क्या होता है, F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। तो F तो आपका 62 ही आएगा, बहुत बढ़िया, ओके। तो बस आप फॉर्मूले में पुट कीजिए, जब आप मीडियन के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो L आ रहा है 2, n/2 आ रहा है 125, ठीक है, माइनस CF आ रहा है दोस्तों 120, ओके, बहुत बढ़िया। और F क्या आ रहा है आपका, F आ रहा है 62 इंटू S तो 1 है, तो एक 2 प्लस, ओके, 125 माइनस, ओके, 125/62 आ गया। जब 5 को 60 से डिवाइड करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 25/62। पर हो सकता है कि कई बच्चे इंटरेस्टेड हो सॉल्व करने के लिए, तो 5 को 62 से डिवाइड कर दो, ओके। तो 0 पॉइंट लगाए, 0, फिर एक और 0, एक और 0, ठीक है। तो यहाँ पे 9, ओके, 9 18 9 6 जा, छोटे नहीं, 8 पे देखते, 8 6 जा 48, हाँ ठीक है। तो 0.08 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आ गया हमारा, ये आ गया 2 प्लस 0.08। तो हमारा आंसर क्या आ गया मीडियन का, 2.08 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। और ऊपर क्या बोला था, इंटरप्रेट दी मीडियन। तो एक तो फाइंड आउट करना था मीडियन को, और इसको इंटरप्रेट भी करना था। तो एक लाइन जस्ट आप लिख दो, देखो मीडियन क्या निकल के आ रहा है, मीडियन निकल के आ रहा है 2.08। तो मीडियन का मतलब समझ रहे हो, मीडियन का मतलब होता है 2.08, ठीक है, डिस्टेंस के आसपास बच्चों का लाई कर रहा है। तो 50% 2.08 से कम जंप किया है 50% बच्चों ने, और 50% बच्चों ने 2.08 से ज़्यादा जंप किया है। तो जस्ट आप ये चीज़ लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, अपने वर्ड्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों एक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, तो मुझे करवाने में हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, क्योंकि मैं अभी कंपास वगैरह पेंसिल वगैरह लेके नहीं बैठा हूँ। पर ये तो NCERT का ही क्वेश्चन है दोस्तों, अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रहा होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सो डू कमेंट मी, ठीक है। तो मैं बिल्कुल ही बना के स्टेप वाइज अपलोड कर दूंगा वीडियो, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ ट्रायंगल थ्रू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक तो रेडियस आप बनाओगे 4 सेंटीमीटर का, है ना। तो आप रेडियस बनाया आपने 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, वो नाम दिया। विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अच्छा, तो बाहरी पॉइंट से आपको टेंजेंट उस पॉइंट से खींचना है जिस पॉइंट से एंगल 60 डिग्री बना रहे हो। तो अब हम कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे करोगे। रेडियस और टेंजेंट तो 90 एंगल बनाते हैं, तो फिक्स है 90। यहाँ भी दोस्तों, यहाँ भी 90 एंगल बनेगा, पता ना आपको, आपने है ना 10th चैप्टर में ही तो पढ़ा है 10.1 थ्योरम में कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है। इसे 90 होना पड़ेगा, और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि टेंजेंट कितने पे इंक्लाइन होने चाहिए, 60 डिग्री पे, ठीक है। तो अच्छा, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है नहीं बन रहा है, अगर मैं इसे नाम दे दूँ, इसे P नाम दे दूँ, तो और इसे A नाम दे दूँ, इसे B, तो क्या मैं कह सकता हूँ OAPB एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों कोनों का योग या है ना एंगल सम प्रॉपर्टी 360 डिग्री होता है। तो उसमें से अगर इनको माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, यानी 90 90 180, और इसमें जब आप 240 माइनस कर दोगे तो आएगा 120, ठीक है। तो यानी बचा हुआ एंगल 120 हो गया। तो सेंटर में आपको 120 डिग्री बनाना है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है, और अपने आप देखोगे कि यहाँ 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो अगर दिक्कत होगी तो डू कमेंट, ठीक है, आई विल श्योरली रिप्लाई विदिन अ डे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन 1 डे क्रिकेट मैच, ठीक है। 1 डे क्रिकेट मैच में, ठीक है, तो
एक मैच के दौरान क्या हुआ, बैट्समैन ने कितने रन स्कोर किए वो हमारा डाटा दिया हुआ है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन, यानी इस डाटा का दोस्तों हमें मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन निकालना है, ठीक है। तो नंबर रन स्कोर, यानी ऐसे 12 बैट्समैन थे जिन्होंने 0 से लेके 40 रन के 20 नंबर मतलब रन बनाए। 40 से 80 के बीच 20 बैट्समैन ने बनाए, 80 से 120 के बीच 35 एंड सो ऑन 30, एंड फिर 160 से 200 के बीच 23 बैट्समैन ने क्या बनाया दोस्तों, रन बनाए, ठीक है। तो इसका मीन निकालना है और आपको पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिख डालो। मीन को जनरली x बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। समीशन ऑफ fi xi ओवर समीशन ऑफ fi होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ देखो आपको तो xi भी चाहिए, पर यहाँ xi तो दिया नहीं है यहाँ, क्योंकि इंटरवल दिया हुआ है। तो आपको पता है xi का फॉर्मूला क्या होता है? xi क्या होता है? xi को हम कहते हैं क्लास मार्क। क्या कहते हैं? क्लास मार्क, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है? ये होता है लोअर लिमिट, है ना, प्लस अपर लिमिट बाय 2, ठीक है। तो यहाँ देखो इसका मतलब क्या है, xi कैसे निकालोगे? यहाँ पे निकालोगे 0, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 40 और डिवाइडेड बाय 2, तो 20 आ जाएगा। सेम है ना, 40 प्लस 80 120 बाई 2 करोगे तो 60 आ जाएगा। तो ऐसे आप xi निकाल लोगे, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट है। ये fi दिया हुआ है, जो दिया हुआ है आपका, ये xi निकाल लिया। तो अब ताकि टाइम बचे इसलिए मैं ये ऑलरेडी टेबल बना लिया था मैंने, ठीक है। तो दोस्तों ओके, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आपको fi xi चाहिए, है ना। fi xi चाहिए तो मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 20 तो 240 आ जाएगा, है ना। 20 इंटू 60 तो 6 टू 12 और 2 0 लगा दो, 1200 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये आ जाएगा। क्योंकि अपन को समीशन चाहिए दोस्तों, और इन सबको जब आप ऐड करोगे, यानी समीशन ऑफ fi xi जब आप निकालोगे, है ना, समीशन ऑफ fi xi जब निकालोगे यू विल गेट 13,280, ठीक है। और समीशन ऑफ बैट्समैन, चलो समीशन निकालो, 12 और 20 कितना होता है? 32, ये हो गया 67, 97, 120, बिल्कुल ठीक। तो 120 आ गया, यानी समीशन ऑफ fi, यानी टोटल बैट्समैन 120 थे, ठीक है। तो समीशन ऑफ fi 120 आ गया, समीशन ऑफ fi xi आ गया दोस्तों। तो मीन क्या होता है ना, तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ fi xi ओवर समीशन ऑफ fi। तो ये कितना आया था 13,280, ठीक है। और समीशन ऑफ fi 120 आया था, ठीक है, 120। तो आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो है 1328/12। तो एक काम करो, 2 से कैंसिल करो, 6 आएगा, है ना। 2 से दोबारा कैंसिल करो तो 6, 6 4, 2 से दोबारा कैंसिल करो 3 2 आएगा। तो अब 3 से तो कैंसिल नहीं हो रहा है दोस्तों, तो आप डिवाइड कर सकते हैं। कर लोगे या मैं करूँ? चलो आप कर ही लोगे, पर फिर भी कर देता हूँ। 110 पॉइंट, जब आप 0 करोगे तो ओके 21.067 आएगा, ठीक है। आप डिवाइड करके देख सकते हो। मैंने मन में डिवाइड कर लिया दोस्तों, इतना छोटा डिवीजन तो कर लेते हैं ना। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1110.67 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। तो इतना आसान था ये वाला क्वेश्चन। तो अच्छा, 10th क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। 10th क्वेश्चन भी कितने मार्क्स का है? 10th क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है, और ये भी इंटरनल चॉइस दिया हुआ है इसका, ठीक है। यहाँ देखो, 2 vertical poles of different heights are standing 20 मीटर away from each other on the level ground, ठीक है। 2 vertical poles हैं, different heights के हैं, are standing 20 मीटर away from each other, ठीक है। तो 20 मीटर पहले बना लो सॉल्यूशन में, है ना। तो मान लो ये 20 मीटर है दोस्तों, ये 20 मीटर है डिस्टेंस, ठीक है। एक पोल यहाँ पे, एक पोल यहाँ पे, अभी हाइट देख लेंगे, ठीक है। The angle of elevation of the top of the first pole from the foot of the second pole is 60 degree, ठीक है। And the angle of elevation of the top of the second pole from the foot of the first pole is 30 degree. Find the difference between the heights of 2 poles. ओके दोस्तों, ठीक है। तो एक हाइट ऑब्वियस है, एक हाइट थोड़ा, क्योंकि डिफरेंट हाइट के हैं, तो एक हाइट थोड़ा बड़ा होगा, एक पोल थोड़ा हाइट में बड़ा होगा और एक पोल हाइट में छोटा होगा। तो एक को मैं छोटा ले रहा हूँ, तो ये दोनों पोल हो गए, ठीक है। तो कहा क्या गया देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड पोल इज 60 डिग्री, ठीक है। और दूसरे का 30 डिग्री है, तो बड़े वाले का 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जब आप ज़्यादा ऊंचा देखते हो तो आपको ज़्यादा अपना सर घुमाना पड़ता है, यानी ज़्यादा एंगल बनेगा, है ना।
तो ये हमारा आ गया, इसको मिला देते हैं 2 मिनट, ठीक है दोस्तों। और ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, ठीक है। और दूसरे का द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल, ये फर्स्ट पोल है, इसके फुट से जब आप सेकंड पोल, ओके आई एम सो सॉरी गाइज, आई एम सो सॉरी, रुकिए, यहाँ देखिए, जब दो मिनट कुछ गड़बड़ हो गया शायद, ओके कुछ गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं, अपन बैक हो गए, ठीक है दोस्तों। चलिए, होता है यार, बड़ी बड़ी क्लासों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये अच्छा, तो ये छोटा वाला पोल है, और ये सेकंड पोल अगर मैं मान रहा हूँ तो फर्स्ट पोल की फुट से सेकंड पोल का टॉप, तो फुट से टॉप देखो, फुट से जब आप टॉप देखेंगे, चलो इसे थोड़ा यहाँ कर लो, ये 30 डिग्री है हमारा, ये कितना है 30 डिग्री है, ठीक है, ओके। और ये 20, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ 2 पोल्स, तो इनको नाम दे देते, इसको ए बी नाम दे दिया और इसको सी डी नाम दे दिया। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यानी ए बी माइनस सी डी फाइंड आउट करना है ना। डिफरेंस देखो, अपन को फाइंड द डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ 2 पोल्स, तो पहले ए बी निकाल लो, फिर सी डी निकाल लो, ए बी में से सी डी आप क्या कर देना, माइनस कर देना, ठीक है। तो पहले हम ट्रायंगल ए बी डी लेंगे, ठीक है, यहाँ देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो अच्छा, तो यहाँ बी, अच्छा यहाँ 60 डिग्री है थीटा, बी दिया है, पी निकालना है, तो टेन थीटा का यूज करेंगे हम लोग, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। और यहाँ एंगल कितना है, एंगल 60 डिग्री है, थीटा की जगह 60 डिग्री है दोस्तों। और पी क्या होता है, एंगल का सामने वाला, एंगल का सामने वाला ए बी है, और बी तो अपने को 20 दिया हुआ था, ठीक है। और देखो tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू ए बी बाई 20। अच्छा ठीक है, यहाँ देखो 20 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 20√3 मीटर ए बी आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे सी डी, तो अब सी बी डी ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल सी बी डी लेते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल सी बी डी, ओके। तो अगेन यहाँ पे tan थीटा लगाएंगे, तो पर यहाँ tan 30 डिग्री है, देखो, ओके, tan 30 पी बाई बी, यानी सी डी बाई 20 आ जाएगा, यहाँ पे सी डी बाई 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सी डी बाई 20, tan 30 तो 1/√3 होता है, ओके। सी डी कितना आ गया, सी डी आ गया दोस्तों यहाँ से, ओके, यहाँ से आ गया 20√3, क्योंकि रूट हम नीचे देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए √3 रैशनलाइज कर देंगे, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट व्हाट, सी डी इज इक्वल टू 20√3/3। तो दोस्तों अपन को देखो √3 की वैल्यू वैसे भी दी हुई है ना, √3 की वैल्यू दी है 1.73, ओके, बाद में पुट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पहले तो ए बी माइनस सी डी निकालते हैं, है ना। नाउ अपन निकालेंगे ए बी माइनस सी डी, नाउ अपन निकालेंगे ए बी माइनस सी डी। तो ए बी कितना है, ए बी है 20√3, सी डी क्या है -20√3 बाई 3 है, तो 1/3 नहीं है बल्कि 3 है, ठीक है। तो 20√3 को आप कॉमन ले लीजिए, सॉल्व करने का भी एक पर्टिकुलर तरीका होता है, तो -1/3 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे 20 और √3 को कितना लेना है, √3 को लेना है 1.73, ठीक है, √3 को लेना है 1.7, ओके 2 मिनट, 1.73, ठीक है। अच्छा 1 में से 1/3 जब माइनस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 1 2/3 आ जाएगा, ठीक है, 2/3 आ गया, ठीक है। तो इससे जब आप सॉल्व कर लेंगे या मुझे करना पड़ेगा, चलो कर लेते हैं यार, आप लोगों ने किया याद रखोगे, देखो, ओके 20 को आप 2 से करोगे 40 आएगा, और जब एक काम करता हूँ 173 को 4 से करता हूँ, 4 12 1 4 ठीक है, 28 29 2 692 है, तो 69.2 बाई, ओके, तो पॉइंट, ठीक है, क्योंकि एक जीरो भी है ना, तो जीरो से एक पॉइंट तो कट जाएगा, तो पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 69.2/3, अच्छा ये कितना होगा, ये होगा हमारा जब 3 से डिवाइड करेंगे 23.0
667 आपका क्या होगा आंसर, इतना 23.067 आपका मीटर आंसर होगा। ठीक है, तो हाइट, पोल्स के हाइट का डिफरेंस 23 मीटर के आसपास है। आई होप हमने सही किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इधर, है ना। बहुत बढ़िया। ओके 40, हाँ ठीक है, पॉइंट 1 के बाद आ गया, 4 से किया हमने तो ये आ गया, बिल्कुल ठीक। ओके तो दोस्तों, तो आप ऊपर वाला भी कर सकते हो, कुछ बच्चे नीचे वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं नीचे वाला भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखो। ओके ओके, अ बॉय 1.7 मीटर टॉल, ठीक है, इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ठीक है, एक बॉय है वो 1.7 मीटर टॉल है यानी लंबा है। ठीक है, वो स्टैंड है एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम हिज आइज इज 60 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये भी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो और वाला ऑप्शन में कर रहे हैं, और वाला। ठीक है, तो पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड है, ग्राउंड में एक बिल्डिंग है दोस्तों, तो अच्छा बिल्डिंग है। ठीक है, और एक यहाँ लड़का खड़ा है, एक यहाँ लड़का खड़ा है जो खुद 1.7 मीटर का है। ठीक है, जो खुद 1.7 मीटर का है और अपनी आंखों से देख रहा है बिल्डिंग के टॉप को। तो आंखें तो टॉप पे होती है ना, है ना दोस्तों, तो टॉप से देख रहा है, अपनी आंखों मतलब कि आंखों से देख रहा है टॉप को। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 60 डिग्री, है ना। तो ये आ गया 60 डिग्री। मुझे एक बात बताओ, अगर ये 1.7 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1.7 मीटर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, और डिस्टेंस दिया हुआ था दोनों का, है ना, 50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। तो बॉय और बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है दोस्तों। ठीक है, ये पूरा 50 मीटर है। तो अगर ये 50 है तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये भी 50 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ मेन, चलो इसको नाम ए बी दे देता हूँ। ठीक है, इसको सी डी दे देता हूँ और इसको एम नाम दे देता हूँ। ठीक है, इस वाले पॉइंट को। तो अब मैं ट्रायंगल देखूंगा, इन ट्रायंगल ए सी एम, है ना, ए सी एम, क्योंकि ए भी तो 90 बनेगा ना, ए भी कितना बनेगा 90, और एंगल यहाँ से बन रहा है मुझे, इसलिए ए सी एम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1060 यूज़ करो, 10 थीटा पी बाई भी होता है, 1060 इज इक्वल टू सी एम पी बाई 50, और 60 कितना होता है दोस्तों, √3, तो सी एम कितना हो गया 50 √3 मीटर, 50 √3 मीटर। ठीक है दोस्तों, ओके बहुत बढ़िया। तो ये तो सी एम आया, मेन अपने को सी डी निकालना था, बिल्डिंग ऑफ हाइट तो सी डी है ना। तो यहाँ देखो सी डी क्या आ जाएगा, सी डी क्या हो जाएगा, सी एम प्लस एम डी, और सी एम आया, ओहो आई एम सो सॉरी, ये दोबारा हो गया यार। ओके गाइस, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अभी मैं इन चीज़ों को चलाना अच्छे से सीख ही रहा हूँ, है ना। तो कोई बात नहीं, पर हौसला बुलंद है हम लोगों का। ठीक है, हौसला बुलंद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सी एम आया अपना, ओ यार, सी एम आया 50 √3, और एम डी कितना आया, अच्छा एम डी तो वही था 1.7, है ना। तो पहले √3 की वैल्यू पुट कर लो, यहाँ √3 की वैल्यू पुट ही कर लो ना, क्योंकि √3 की वैल्यू दी हुई है, √3 की वैल्यू 1.73 दी है, तो इसे आप पुट कर लेंगे 50 × 1.73। चलो निकाल लेते हैं पहले हम। तो जब आप पहले इसे निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, ओके निकाल लेते हैं, तो ये 50 है। ठीक है, तो जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 × 15, ओके 5 से 35 36 3 5 8, ठीक है, तो 86.5 मीटर आएगा, 86.5 मीटर आएगा दोस्तों। ठीक है, पर क्योंकि आपको सी डी चाहिए था, तो सी डी क्या था, सी डी सी एम प्लस एम डी था। ओके, यह 86.5 और एम डी कितना है 1.7, तो ऐड करेंगे तो यहाँ से 2, यहाँ से 8, 88.2 मीटर आपका क्या है, आंसर है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। क्लियर है इस ना दोस्तों। यहाँ से है ना हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से सेक्शन सी शुरू हो गया।
जो 4 मार्क्स का है, ठीक है। और इसी के अंदर हम 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो वहाँ ऊपर देखो, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ स्फेरिकल शेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई, तो इंटरनल रेडियाई को मैं RI बोल देता हूँ, ओके, 3 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल रेडियाई को RE बोल देता हूँ, E से, है ना, 5 सेंटीमीटर। और वैसा कहने का मतलब पता है क्या दोस्तों, एक स्फेरिकल शेल है। शेल का मतलब होता है जो अंदर से खोखला होता है, एक स्फेरिकल है पर अंदर से भरा हुआ नहीं है, खोखला है पर कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी इसकी, ये शेल है, स्फेरिकल शेल है। तो अंदर का जो रेडियस हो 3 सेंटीमीटर है और बाहर का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो ये फॉर्मूला, एक चीज़ बताता हूँ, इसका वॉल्यूम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पायर क्यूब होता है ना। तो हमेशा एक्सटर्नल रेडियस में से इंटरनल माइनस कर दो, क्योंकि वॉल्यूम में तो सिर्फ ये आएगा ना, तो आपको यानी टोटल वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस करना पड़ता है। तो वहाँ से जो फॉर्मूला बन जाता है हमारा R एक्सटर्नल स्क्वायर माइनस, सॉरी क्यूब आएगा ना, R इंटरनल क्यूब, ठीक है। ये अप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इट इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे मेल्ट कर दिया गया और एक सॉलिड सिलेंडर बना दिया गया, ठीक है। इस पूरे स्फेरिकल शेल को मेल्ट कर दिया गया, मेल्ट यानी पिघला दिया गया, और जो पिघले हुए फिर मेटल से एक स्फेरिकल कह रहा हूँ, सॉरी, सॉलिड सिलेंडर बनाया। सॉलिड यानी अंदर भी भरा हुआ है, और सॉलिड सिलेंडर का दोस्तों अपने को डायमीटर दिया हुआ है, अपने को डायमीटर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, यानी रेडियस दे दिया, ठीक है, रेडियस दे दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। तो इसे करते हैं हम लोग इरेज, ठीक है। तो अच्छा, ये बात थी स्फेयर की, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा हमने स्फेयर के लिए बनाया था, और ये वाला हिस्सा हम लोग बनाएंगे सिलेंडर के लिए, ठीक है। किसके लिए, सिलेंडर के लिए। सिलेंडर का रेडियस, अच्छा, डायमीटर 14 है तो 14/2 कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस। और हाइट मैं मान लेता हूँ h है, ठीक है। इसका हाइट मान लेता हूँ h है, ठीक है। लेट कर लेता हूँ कि इसका हाइट h है, और h निकालना है, फिर सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो कभी भी कन्वर्जन के क्वेश्चन में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है। सो कैन आई से कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर या सिंपल सिलेंडर will be equal to volume of spherical shell, volume of spherical shell, ठीक है दोस्तों। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई r²h, ओके। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल मैंने अभी बताया 4/3 पाई। r क्यूब होता है दोस्तों, पर क्योंकि जब ऐसा इंटरनल एक्सटर्नल दिया हो तो r एक्सटर्नल के क्यूब में से r इंटरनल का क्यूब आप क्या करते हो, माइनस करते हो, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो पहली बात, पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो गया। R7 दिया था, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 इंटू h अपन को निकालना है, और ये 4/3। R क्यूब है दोस्तों, RE क्यूब यानी 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, ठीक है। नाउ कैन वी मूव ऑन नेक्स्ट पेज प्लीज, ठीक है। सो 49 इंटू h आया दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 49 इंटू h, ओके। अगर यहाँ 49 इंटू h है, यहाँ है 4/3, और 5 का क्यूब यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 125 आता है, 3 का क्यूब तो 27 होता है ना, 3 है ना, बिल्कुल ठीक, ओके। तो 49 को मैं नीचे भेज रहा हूँ, 4/3 इंटू 49, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे 125 में से 27 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन व्हाट शी विल गेट, ओके, 98, बिल्कुल ठीक, 98 मिलेगा आप लोगों को, बिल्कुल ठीक, 98। तो कैंसिलेशन हो रहा है क्या, बिल्कुल, ये 2 पे कैंसिल आउट हो गया। तो हाइट कितना आ गया दोस्तों, हाइट आ गया 4×8/3, सेंटीमीटर है, मीटर है, बिल्कुल सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर पे आप आंसर करेंगे। आप इसे मिक्स फ्रैक्शन या डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। जब आप डिवाइड करेंगे 3×6 टू गया 2.67, हाँ ठीक है, 2.67 सेंटीमीटर आपका क्या होगा, आंसर होगा। मिक्स फ्रैक्शन पॉइंट में यहीं तक छोड़ सकते हो, मर्जी आपकी, ठीक है। ऑल्सो एक और चीज़ बोला हुआ है, सिर्फ आप इसे फाइंड आउट नहीं करना है हाइट को, ठीक है, वरना नंबर कट जाएंगे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ओके। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, आगे पेज है क्या, नहीं आगे पेज नहीं है, तो इसी में निपटाना पड़ेगा हमें। टोटल सरफेस एरिया ऑफ
सिलेंडर, ठीक है। क्या होता है दोस्तों टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h, एम आई राइट? बिल्कुल ठीक, 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h, क्लियर ये चीज? बिल्कुल ठीक। तो 2 और पाई को 22/7 ही लेना है ना, हाँ ठीक है, 22/7 लेना है। और r, अच्छा सिलेंडर का r तो 7 ही था, ओ वाह बहुत बढ़िया। और r कितना है हमारा? r तो ओके r तो 7 ही था, क्या कर रहा हूँ मैं। और h कितना है? h आया हमारा, यार देखो मुझे पॉइंट में जनरली कैलकुलेट करना पसंद नहीं है, तो मैं 8/3 पुट करना पसंद करूँगा, ठीक है। तो 7 ओके कैंसिल हो गया, 44 आ गया। जब आप एलसीएम लेके प्लस करेंगे तो आएगा, ओके आएगा 829/3 आ जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 21, 21 प्लस 8 29/3, चलिए बिल्कुल ठीक। ओके तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 44 से, तो जब 44 से मल्टीप्लाई करके देखो, ओके ओके 3 ओके 6 7 1276/3 आपका आंसर होगा। पर यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे 425.33 आपका सेंटीमीटर क्यूब आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों बस सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यूब नहीं स्क्वायर, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन 12th क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा 12th क्वेश्चन देखो, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुंदर क्वेश्चन है। और दोनों क्वेश्चन बहुत टू क्वेश्चन आर फ्रॉम एनसीईआरटी, है ना, सर्कल्स, ठीक है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सेंटर। नहीं आया समझ? चलो दोबारा पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, ठीक है। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सपोज एक सर्कल है, पहली बात एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने टेंजेंट बनाया, एक ये वाला टेंजेंट है और एक ये वाला टेंजेंट है, ठीक है। और ये सर्कल है, मान लो इसका रेडियस ये देता हूँ, एक्सटर्नल पॉइंट को टी बोल देता हूँ, ठीक है। ओके यहाँ देखो इस सप्लीमेंट्री, बेटा सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है कि दो एंगल का सम 180 हो, दो एंगल का सम कितना हो? 180 हो, ठीक है। प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, यानी ये एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ये वाला एंगल है ना, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, तो इसे जब आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये ज्वाइन हो गया, सेंटर से ज्वाइन कीजिए ये ज्वाइन हो गया, तो एक ये वाला एंगल बना है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोस्तों हमें सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है, ठीक है, यानी इनका सम 180 प्रूफ करना है, दैट्स इट। इनका सम दोस्तों कितना प्रूफ करना है? 180 प्रूफ करना है। तो मैं लेट कर लेता हूँ ये पॉइंट ए है और रिलेट कर लेता हूँ पॉइंट क्या है? बी है, ठीक है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है यार, लग नहीं रहा स्टैंडर्ड का पेपर है पर आसान है, ठीक है। आपको पता है ये 90 होता है और ये भी आपको पता है ये 90 होता है, ठीक है। अब देखो एंगल है ना TAO तो 90 होगा और एंगल TBO भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट के। क्लियर इसेस? अच्छा चारों एंगल का सम कितना होगा दोस्तों? 360 होगा। सो कहने से बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ATB प्लस एंगल देखो ATB प्लस एंगल TAO प्लस एंगल TBO प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360। AOB में किसको कह रहा हूँ दोस्तों? AOB इस वाले एंगल को कह रहा हूँ मैं, सेंटर पे जो सबटेंड हो रहा है, ठीक है। अच्छा TAO और TBO देखो 90 अभी हमने देखा, तो ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, तो 90 प्लस 90 और यहाँ पे क्या रह गया? यहाँ पे एंगल ATB और यहाँ पे एंगल AOB, ठीक है। और ये कितना आ गया? 360 डिग्री के इक्वल आ गया। 90 कितना होता है दोस्तों? 180 है ना। तो ATB किसके इक्वल? ATB प्लस AOB 180, तो 360 डिग्री माइनस 180 प्लस से वहाँ जाके माइनस होगा 180,
तो देखो ना, इसका सम हमने प्रूफ तो कर दिया, इसका सम हमने प्रूफ कर दिया कि इसका सम 180 के इक्वल होता है, तो इसलिए ये दोनों एंगल क्या है, ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री। ठीक है दोस्तों, सप्लीमेंट्री। बहुत बढ़िया, यही प्रूफ करना था हम लोगों को। ठीक है, अच्छा तो ये वाला तो एग्जाम्पल है, ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है ऑलरेडी, एग्जाम्पल मेरा जो 10th। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, वैसे मुझे पता है आप लोगों को आता होगा, नहीं आता होगा। ठीक है, संपुष्टि मैथमेटिक्स करके है ना, संपुष्टि मैथमेटिक्स करके 10th क्लास का सर्कल चैप्टर के 2 लेक्चर है। ठीक है, जिसमें मैंने एग्जाम्पल्स करवाए, उस एग्जाम्पल में वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स ओके, केस स्टडी क्वेश्चन आ गया। तो केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्वेश्चन होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों को तकलीफ क्या होता है। बच्चों को होता है, देखो स्क्रीन में कितना ज्यादा दिख रहा है आपको, इतना सब कुछ पढ़ना है, अबे ये तो मैथ का नहीं सोशल का एग्जाम लग रहा है। पर यार घबराने की जरूरत नहीं है, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस का जो नंबर होता है वो आपका फ्री का नंबर होता है। अब पता है बच्चे पहले घबरा जाते हैं, क्या पढ़ना, रहने देते हैं, वो क्वेश्चन इतना बड़ा है तो आंसर कितना बड़ा होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, समझ आए या ना आए बस पढ़ लो। मेन पोर्शन अपन को ये देखना है, देखो मेन पोर्शन अपन को फर्स्ट और सेकंड का आंसर देना है। ये तो ऐसे कहानी बताया गया है तो उसका आंसर नहीं करना है, मत डरो, पर है ना, डोंट ट्राई टू स्किप दिस क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस फ्री के मार्क्स है दोस्तों। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को करना है, बस ऊपर हल्का सा मन बैठा के भले ही पढ़ लो। ठीक है, तो चलो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 30, ट्रिग्नोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलेशन फॉर्म द बेसिस ऑफ नेविगेशन वेदर इट इज बाय लैंड, सी और एयर। मैं सच बोलूँ मुझे भी अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, पर मुझे इतना पता है ट्रिग्नोमेट्री नेविगेशन वगैरह के लिए यूज होता है। ठीक है, जीपीएस A radio navigation system helps to locate our position on Earth with the help of satellite। ये जीपीएस सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या, कोई दिक्कत नहीं, मन मार के पढ़ लो एक बार। ठीक है, एक गार्ड है स्टेशनड एट द टॉप ऑफ 240 मीटर टावर। ठीक है, एक जो गार्ड है, चलो पहले अब जो इन्फॉर्मेशन दिया ना उसको आप धीरे धीरे ड्रॉ करना शुरू करो। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको इरेज करता हूँ, गंदा बन गया है, कोई बात नहीं, अपन सही बना लेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो ये अपन 240 मीटर है ना, 240, अरे यार किस्मत ही बेकार है यार, 240 मीटर। ठीक है, 240 मीटर। ऑब्जर्व एन अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टूवर्ड्स इट। अच्छा ठीक है, तो एक बोट आ रहा है, मान लो ये पानी था और पानी एक बोट आ रहा है। ठीक है, एक क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे बोट आ रहा है, तो यहाँ पे बोट बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी ड्राइंग वैसे इतनी अच्छी है नहीं, तो एक बोट है। ठीक है, ओके। क्लाइनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एंगल्स और स्लोप। तो एंगल या स्लोप मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उसका नाम दिया हुआ है, इंक्लाइनोमीटर और क्लाइनोमीटर। ठीक है दोस्तों, ठीक है। द गार्ड यूज द क्लाइनोमीटर टू मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट कमिंग टूवर्ड्स द लाइट हाउस एंड फाउंड इट टू बी 30 डिग्री। बिल्कुल, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन होना चाहिए ना, या एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन होना चाहिए। कहाँ गया, गार्ड टूवर्ड्स, हाँ बिल्कुल एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बोला है, मुझे लगा एंगल ऑफ एलिवेशन बोला, नहीं, क्योंकि ऊपर से नीचे देख रहा है ना। अगर ये ऊपर से नीचे देख रहा है, ठीक है, अगर ये ऊपर से नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यूज होना चाहिए। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यूज होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ओके। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी इसके आंखों के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ ये दिया हुआ है 30 डिग्री। अगर ये दिया है 30, तो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। क्लियर है, इस बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। लाइट हाउस ऑफ द मुंबई हार्बर पिक्चर क्रिएट टाइम्स ऑफ इंडिया ट्रैवल। ठीक है, तो दोस्तों ये पिक्चर मतलब कि ये रियल पिक्चर है। ठीक है, ये मुंबई हार्बर का लाइट हाउस है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखो, अब देखो क्वेश्चन, अब मेन मुद्दे की बात आई, मेक अ लेबल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो आपने पहले का सोल्यूशन तो यही लिख कर दिया, पहले का सोल्यूशन तो आपने यही कर दिया। ठीक है, कि आपने लेवल डायग्राम बना दिया, बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। ओहो, नकली क्वेश्चन, बोट यहाँ पे है, टावर यहाँ पे है, चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ ABC। तो मेन कह रहा है कि जो फुट ऑफ टावर से बोट का डिस्टेंस निकालो दोस्तों, है ना। देखो ना, वही बोला है ना, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। फुट यानी नीचे से। ठीक है बेटा, ओके। तो सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में डायग्राम आएगा, पहली बात तो ये,
सॉल्यूशन में डायग्राम आएगा, सबसे पहले ये आप डायग्राम यहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो आपके बाद फिर आपने देखा कि अपन को BC निकालना है। क्या निकालना है? BC। तो इन ट्रायंगल ABC देखो, इन ट्रायंगल ABC आपको P दिया है, B निकालना है। 10 30 यूज करो, P बाय B होता है, P AB दिया हुआ है, AB 240 दिया हुआ है ना, और बेस BC दिया हुआ है, बेस, ठीक है। तो अच्छा 10 30 कितना होता है दोस्तों? 10 30 होता है 1/√3, है ना। तो 10 30 1/√3 आ गया। ओके, ऊपर था 240 और नीचे क्या था? BC था, है ना। नीचे बिल्कुल ठीक BC था। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे BC × 1 BC हो जाएगा। ओके, 240√3 मीटर होगा या किलोमीटर होगा? ऑब्वियसली मीटर होगा, ठीक है। तो BC आ गया अपना आंसर है। और यहाँ √3 की वैल्यू नहीं दिया हुआ है कुछ की 1.73 पुट करो, तो आपको जरूरत नहीं है, यू हैव टू, है ना, यू हैव टू लीव हियर, ठीक है। मतलब यहाँ तक अभी और करना है, पर ये आंसर ये नहीं कि आप अपने से √3 की वैल्यू पुट करो, दैट्स इट, है ना। देयर इज नो नीड टू डू दिस, ठीक है। अब सेकंड देखो बेटा क्या बोला हुआ है। सेकंड बोला हुआ है आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है, द गार्ड ऑब्जर्व that the boat was approaching the tower and its distance from tower is reduces by okay 240√3 -1 मीटर, ठीक है। क्या हुआ? 10 मिनट बाद ऑब्वियसली जब देखता है, तो क्योंकि बोट टावर के पास आ रहा था, ये टावर है, बोट आ रहा है, ठीक है दोस्तों, ये टावर है और ये बोट आ रहा है, ठीक है। 10 मिनट बाद क्या होगा? बोट ज्यादा पास आ गया होगा ना टावर के, तो एंगल ऑफ, पहले देखो दूर वाली चीजों को देखने में हमें दिक्कत नहीं होती, पास वाली चीजों को देखने के लिए ऊपर से ज्यादा अपना सर घुमाना होता है, तो मेन एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो और देखो जो डिस्टेंस घट गया वो दिया हुआ है 240√3 -1 मीटर, ठीक है। ही इमीडिएटली रेज द अलार्म व्हाट वाज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ऑब्वियस एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ा होगा, पर 30 से कितना हुआ होगा बढ़ के, ठीक है, वो अपन को निकालना है। पर डिस्टेंस अब दोस्तों थोड़ा घट जाता है। अब देखो डायग्राम में क्या है, डायग्राम में एक घट गया और घटा कितना, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को मैं थीटा ले लेता हूँ, मुझे मीन थीटा निकालना है। और जो घट गया तो इसे क्या नाम दे, इस रिश्ते को क्या नाम दे? इसको एक काम करते हैं, इसको n नाम दे देते हैं ना। थोड़ा होश पोस हो गया, पहले मिटाते हैं, क्लियर करते हैं, ताकि आप लोगों को समझ आना चाहिए, है ना। आप लोगों को समझ आना चाहिए, वही मेरा मेन मकसद है ना। बहुत बढ़िया। ओके, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे चलो इसे n नाम देते हैं। तो घटा हुआ डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी अपने को Cn दिया हुआ है, कितने से घट गया, रिड्यूस बोला हुआ है ना, रिड्यूस बाय, रिड्यूस टू नहीं, रिड्यूस बाय, तो रिड्यूस बाय कितने से घटा है? 240√3 -1 मीटर से घटा है। तो ये वाला डिस्टेंस, ये Cn इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बताओ Bn क्या हो जाएगा? Bn क्या हो जाएगा? नाउ सेकंड पार्ट कर रहे हैं, मेन अपन तो Bn चाहिए ना, BC में से Cn माइनस करना पड़ेगा, BC में से Cn माइनस करना पड़ेगा। तो BC हमने 240√3 निकाला था माइनस, और Cn क्या दिया हुआ था? 240√3 -1, ठीक है, ये ऑलरेडी दिया था। ठीक, आगे पेज है क्या? बिल्कुल ठीक, आगे पेज की कमी नहीं है यार, ठीक है, बहुत बढ़िया। 240√3, ओके, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -240 भी अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस भी करो, जो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा 240, इससे कैंसिलेशन हो गया, ये 240 आ गया। तो ये Bn आया दोस्तों, तो Bn 240 मीटर आ गया, तो Bn ये 240 मीटर आया। मेन अपन को थीटा निकालना है, तो ABN लो। नाउ ट्रायंगल ABN लो दोस्तों, है ना। ABN में tan थीटा अगेन क्या हो जाएगा? P/B होता है। मैंने tan थीटा जानबूझ कर लिया क्योंकि P दिया हुआ है 240, ठीक है, P दिया है। और ABN में B अभी निकाला, BN 240, ये भी 240 गया है, और ये कैंसिल होके क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है, कैंसिल होके 1 आ गया, ठीक है। तो आप कह सकते हो थीटा कितना होता है? थीटा 45 डिग्री आ गया आंसर, क्योंकि tan 45 डिग्री 1 होता है। दैट्स इट दोस्तों, ठीक है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट एंड लास्ट, आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सैंपल पेपर, ठीक है। तो केस स्टडी क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड केस स्टडी क्वेश्चन क्या है? पुश अप्स आर अ फास्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो वही पुशअप्स के बारे में बता रहे हैं कि एक अच्छा एक्सरसाइज है स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए। दिस आर हेल्पफुल इन ऑलमोस्ट ऑल स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग एथलेटिक्स, ठीक है। व्हाइल द पुशअप्स प्राइमरली टारगेट
द मसल ऑफ द चेस्ट आर्म शोल्डर सपोर्ट रिक्वायर फ्रॉम अदर मसल्स हेल्प इन द, है ना, टॉनिंग अप द होल बॉडी। वही पुशअप्स के बारे में बता रहे हैं कि लेग वगैरह को के मसल के लिए बहुत हेल्पफुल है, अच्छा रहता है। मेन क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। नितेश वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप चैलेंज। जो नितेश है बेटा, ये नितेश है, ये हमारा क्या है, नितेश, जिसका डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है। जो नितेश है वो ठीक है पुशअप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है। ही कैन करेंटली मेक 3000 पुशअप्स इन 1 आवर। 1 घंटे में 3000 पुशअप्स मार सकता है वो। बट ही वॉन्ट्स टू अचीव अ टारगेट ऑफ 3900 पुशअप्स इन 1 आवर। पर वो चाहता है कि मैं 1 घंटे में अपनी स्ट्रेंथ और बढ़ाऊँ, यानी स्टेमिना और बढ़ाऊँ, और मैं 1 घंटे में 3000 के बजाय 3900 यानी 3900 पुशअप्स मारूँ, ठीक है। फॉर विच प्रैक्टिसेस रेगुलरली, और इसके लिए वो हर दिन क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। बस एक कहानी की तरह पढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस, हर दिन प्रैक्टिस करता है। ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप्स इन 1 आवर एज कंपेयर टू द प्रीवियस डे। देखो हर दिन प्रैक्टिस करता है। अगर मान लो पहले दिन उसने 3000 मारे, तो अगले दिन 3005 मारेगा, उसके अगले दिन 3010, मतलब 5-5 वो बढ़ाता जाता है ना, हर दिन, ठीक है। बहुत बढ़िया। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस ही मेक्स 3000 पुशअप्स। पहले दिन कितने पुशअप्स मारता है, 3000, एंड कंटिन्यूज टू प्रैक्टिस रेगुलरली टिल हिज टारगेट इज अचीव्ड। और उसका टारगेट क्या था, टारगेट तो 39,000 का था, 3900 का था, आई एम सो सॉरी, 3900 का था, ठीक है। कीपिंग द अबव सिचुएशन इन माइंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फॉलोइंग क्वेश्चन के का आंसर देखो, फॉलोइंग क्वेश्चन ये रहा। तो पहला मेन क्वेश्चन ये है, form an AP representing the number of push-ups per day and hence find the minimum number of days he needs to practice before the day his goal is accomplished। तो यार इतना बेकार क्वेश्चन दिया, स्टैंडर्ड का कोई क्वेश्चन बनता है यार, बताओ एपी फॉर्म करने का। तो एपी देखो पहला टर्म क्या दिया हुआ है, पहले दिन 3000 पुशअप्स मारता है, तो फर्स्ट टर्म 3000 दिया हुआ है, और हर दिन 5 बढ़ाता है, यानी 3005, फिर 3010 एंड सो ऑन। और लास्ट कितना, लास्ट उसका क्या टारगेट होता है, 3900। लास्ट उसका टारगेट होता है दोस्तों 3900, ये लास्ट टर्म है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज, है ना, ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर डे हिज गोल इज अकम्प्लिश। देखो स्टार्ट इससे करता है 300 से, तो फर्स्ट टर्म 3000 हो गया, स्टार्ट 3000 से करता है, तो फर्स्ट टर्म 3000 हो गया। बढ़ोतरी कितने का हो रहा है, 5 का हो रहा है, या E2 - 7 करो 5 हो गया, D तो 5 आ गया, ठीक है। और उसका गोल क्या है, 3900 है, 3900 यानी लास्ट टर्म, यानी एन जिसे हम कहते हैं, इसका गोल 3900 है, ठीक है दोस्तों। तो अपन को मेन एन निकालना है, कितने दिन लगेंगे 3900 तक पहुंचने के लिए, समझ रहे हो। तो एन निकालना है, तो हमें पता है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अच्छा ये 3900 आ गया, और ए 3000 था, एन माइनस 1, एन ही तो निकालना है, और डी क्या दोस्तों, डी 5 है। ओहो ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ देखो पहले 300 यहाँ से माइनस करो, तो ये आ जाएगा 3600, ठीक है। और 5 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ऊपर आएगा n माइनस 1, डिवाइड जब आप करेंगे तो ओके 5 7 35, ओके 720, ठीक है, 720 पक्का 720 आ रहा है, 720 तो ज़्यादा हो गया ना। चलो 3900, अच्छा ये तो 3000 था भाई, ये 300 थोड़ी था, ये तो 3000 था। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, शुक्र देख लिया, मुझे लगा कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। ओके कोई बात नहीं, बड़ी क्लासेस में छोटी छोटी बात होती रहती है, और अच्छी बात है कि मैंने कैच कर लिया, ठीक है। तो 3900 में से 3000 वहाँ जाके माइनस करोगे तो 900 बचेगा, और 5 यहाँ के डिवाइड होगा, तो n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1, 5 से कैंसिलेशन करो तो 180, ओके 180, बिल्कुल 5 कम 5 55 40, ठीक है 180। तो n माइनस 1 दोस्तों किसके इक्वल है, हमारा n माइनस 1 180 के इक्वल है, यानी n इज इक्वल टू 181। तो 181 181 डेज लग जाएंगे उसको, मतलब कि 3900 पुशअप्स तक पहुंचने के लिए, पर कर लेगा, ठीक है। ये दिखाता है कि हमें कितना मेहनत करना पड़ता है, 181 डेज भाई, माइनर है 6-7 महीने। चलो सेकंड पार्ट देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय नितेश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव। अच्छा जब से उसने शुरू किया है और जब तक उसने गोल अचीव नहीं कर लिया, टोटल उसने हर दिन मिलाकर कितने उसने दोस्तों, कितने उसने क्या लगा लिए, कितना उसने टोटल पुशअप्स लगा लिए। तो ओवरऑल आपको SN निकालना है ना, तो ओवरऑल सेकंड पार्ट में SN निकालना है। तो N 181 है, तो SN, अच्छा SN
Sn निकालना है। Sn क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। अगर क्योंकि इसमें लास्ट टर्म है मेरे पास इस AP में, तो मैं a + n वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, a + l भी जिसे हम कहते हैं, और l को ही लास्ट डे कहते हैं, लास्ट टर्म कहते हैं, सो लास्ट डे कह रहा हूँ, तो 181/2, ठीक है। और a क्या आया था, a था 3000, और l क्या आया था, l लास्ट टर्म क्या था दोस्तों, 3900, ठीक है। जब आप इसे ऐड करेंगे तो यू विल गेट ओके 6900, एम आई राइट, बिल्कुल ठीक 6900। जब आप कैंसिलेशन करेंगे सो यू विल गेट 3450, तो Sn या S 181 किसके को लाया, 181 इंटू 3450। अच्छा मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पक्का 3450 ही आएगा ना कैंसिल करके, बिल्कुल 2 से करेंगे 6 4 2 8, ठीक है 5 10 0, बिल्कुल ठीक। ओके 543 आ गया। जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का 40, 4 32 36 3 24, 8 3 से 24 होता है ना, और 327, बिल्कुल ठीक। 1 से करो 5 4 3 दोबारा आ गया, ओके तो 5 आ गया, यहाँ 4 आ गया, और ओके तो ये 11 14 आ गया, यहाँ से आ गया दोस्तों, सॉरी ओके तो यहाँ से आ गया 12, यहाँ से आ गया 6, ओके तो आंसर आ रहा है 624450। मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आपका आंसर है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, है ना, चैनल को सपोर्ट कीजिए, और मैं वादा करता हूँ कोई भी आपका डाउट है कमेंट कीजिए, कैसा कंटेंट चाहिए आपको, कौन से चैप्टर में दिक्कत है, कमेंट कीजिए, मैं अगले दिन ही अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, थैंक यू।